चलिए आज हमारी कोशिश यही होगी कि पहले तो लास्ट क्लास में जो पढ़ा था एक बार जल्दी से उसको रिपीट कर देते हैं, ठीक है। एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहला हम लास्ट क्लास में पढ़ा था, पहला स्लाइड है हमारा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? उसमें पहला केस था कि चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्टेड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? इस केस में सबको याद है थीटा क्या हो जाता था, जीरो। थीटा क्या हो जाता था, जीरो। थीटा जीरो तो फोर्स भी क्या हो जाता था, जीरो। तो कंक्लूजन क्या था कि नो फोर्स एक्ट द चार्ज पार्टिकल, हेंस चार्ज पार्टिकल्स पासेस अनडेविएटेड एंड फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। सबको क्लियर है? चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, अनडिविडेड पास हो जाएगा और स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत है क्या? मैं चैट में बताते रहो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। मैं जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं अपने लास्ट क्लास को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस पे। दूसरा केस भी बहुत सिंपल था। दूसरा केस क्या था, एक चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे, हम लोग परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, तो दोनों के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो फोर्स क्या होगा, क्यू वी बी साइन 90, यानी कितना हो जाएगा, क्यू वी बी। और ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है ये क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। फोर्स जो होता है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, और ये शो करता है कि जो मोशन होगा वो क्या होगा, वो एक सर्कुलर मोशन होगा। क्लियर है? तो हमारे पास इसी में मैं आगे बढ़ता हूँ, पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ मिलेगा। थोड़ा इसी को और आगे एलैबोरेट करते हैं, गौर से देखिए। ये हमने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया। तो चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। चार्ज पार्टिकल इज फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ। क्लियर है? अब गौर से देखो, किसी भी वक्त पे जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का, हमेशा उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री हर वक्त। और वो क्या कर रहा है, वो हर वक्त चार्ज पार्टिकल को हर मोमेंट पे अपने पाथ से डेविएट कर रहा है। हर वक्त चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, डेविएट कर रहा है, और इस तरीके से ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। हम कह सकते हैं, consider a particle moving in external magnetic field with its velocity perpendicular to the field. The force is always directed towards the center of circular path. हमेशा सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहता है। बहुत क्लियर है कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं। क्लियर है? सेंट्रीपिटल फोर्स असल में क्या है हमारा, क्यू वी बी। अब the magnetic force causes centripetal acceleration, changing the direction of velocity of the particle. Velocity के हमेशा ये चेंज करेगा। आगे बढ़ते हैं, याद करो, थोड़ा रिकॉल करते हैं इसको। ये भी पढ़ा था हमने पढ़ा था कि कैसे क्यू वी बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाता है, वी वी कैंसिल हो जाता है, आर इक्वल्स टू हो जाता है एम वी अपॉन क्यू बी। इसके और भी फॉर्म्स लिख सकते हैं, रेडियस इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू बी, और भी लिख सकते हैं अंडर रूट टू एम के ई अपॉन क्यू बी। ये सब फॉर्म्स लिख सकते हैं हम लोग। सब क्या है, रेडियस का डिफरेंट फॉर्म है। क्लियर है? एक बार ठीक है, मैं बस उसको रिपीट कर रहा हूँ उन सारे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, एक डायरेक्शन बताने के लिए मिली, मुझे अलग टॉपिक पे जाना पड़ेगा, इसलिए उसको अभी इग्नोर कर रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैं अगर थर्ड केस की बात करूं तो चार्ज पार्टिकल को जब ऑब्लिकली मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट करते हैं थीटा एंगल में, तो इस वेलोसिटी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है v cos थीटा और एक होता है v sin थीटा। v cos थीटा फील्ड के अलोंग होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन करवाता है। v sin थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये सर्कुलर मोशन कराता है। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कंक्लूजन कि v cos theta along the magnetic field causes straight line motion, v sin theta perpendicular to magnetic field causes circular motion, combined motion of charged particle is helical path। हम कहते हैं कि सर्कुलर मोशन
प्लस स्ट्रेट लाइन मोशन इक्वल्स टू हेलिकल पाथ, चलता हुआ सर्कल जिसको हमने नाम दिया था। क्लियर है? तो ये था अभी तक हमने कॉन्सेप्ट जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, फिगर बनाया हमने, गौर से देखो। यहाँ क्या हो रहा है, अगर ये फील्ड है तो जो चार्ज पार्टिकल है वो कुछ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है अलोंग द फील्ड। क्या हो रहा है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर है? इसी को कहते हैं हम लोग हेलिकल पाथ। ठीक है, इसमें हमारे पास रेडियस क्या होता है, तो रेडियस होता है एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। रेडियस होता है हमारे पास, पिच होता है, पिच होता है वी कॉस थीटा इनटू टाइम पीरियड। हम टाइम पीरियड जानते हैं क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, वी कॉस थीटा इंटू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो यही होता है हमारे पास, एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो है पिच। सबको अगर क्लियर है तो हम लोग सीधे अब आगे बढ़ सकते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है लास्ट डे के टॉपिक पे, 5-6 क्वेश्चन करते हैं, फिर अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। मैं पोल भी लॉन्च कर दे रहा हूं। प्रियांशु ने कहा है कि केस 3 रिपीट कर दीजिए। प्रियांशु, मैं केस 3 रिपीट कर दे रहा हूं इसी 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 टेबल पे। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो सब लोग। प्रियांशु एक बार देख लो, प्रियांशु आप एक बार देख लीजिए, आप जो पूछ रहे हैं सिंपल देख लो। ये फील्ड है, ठीक है, हमने एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया v वेलोसिटी से एंगल थीटा। इस वेलोसिटी के दो पार्ट्स है, v cos थीटा और दूसरा v sin थीटा। क्लियर है? v cos थीटा जो होता है वो चार्ज पार्टिकल को फील्ड के अलोंग अनडेविएटेड मोशन कराएगा, अलोंग द फील्ड है ये। और v sin थीटा क्या होता है, सर्कुलर मोशन। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि एक करा रहा है सर्कुलर मोशन और दूसरा करा रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन। जब उसको कंबाइंड कर देंगे तो मोशन कैसा बनेगा, आगे बढ़ता हुआ एक सर्कुलर मोशन बनेगा, इसको कहते हैं हम लोग हेलिकल पाथ। यानी सर्कुलर मोशन भी होगा और हर वक्त चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ भी बढ़ेगा। क्लियर है प्रियांशु? चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी। ये क्वेश्चन मुझे, मेरे पास अभी तक 14 रिप्लाई आ चुके हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स। चलिए मैं पोल को एंड कर रहा हूं अभी। 68% पीपल हैव ऑलरेडी रिप्लाइड। ठीक है, मैं आपके रिप्लाई दिखाता हूं एक बार। रिप्लाई बहुत ही स्प्लिट है। ठीक है, अगर मैं आपको रिजल्ट शेयर करूं तो 9 लोगों ने कहा है बी होगा, 7 लोगों ने कहा है सी होगा, 5 लोगों ने कहा है ए होगा और 3 ने कहा है कि डी भी होगा। तो इसको थोड़ा मैं दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन है कि चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया है। सबको पता है एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। सर्कुलर पाथ होगा तो इसके पास एक रेडियस होगा। क्लियर है? अब सर्कुलर पाथ है तो एक रेडियस होगा, तो इसका एरिया किस चीज पे डिपेंड करता है, एरिया। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो पाई आर स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर। क्लियर है क्या? सबको पता है आर आर इक्वल्स टू क्या होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर।
क्लियर है? सबसे पहली चीज वेलोसिटी, याद रखिए एरिया जो आया है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल नहीं है, वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पहला तो ये तो नहीं हो सकता बिकॉज ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ही नहीं, ये क्या है, ये वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमने देखा मोमेंटम। अगर मोमेंटम वाला फॉर्मूला देखते हो तो आर इक्वल्स टू क्या होता है, पी अपॉन क्यू बी। उस हिसाब से देखें तो भी एरिया को अगर हम बात करेंगे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बिकॉज हम जानते हैं कि मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तीसरा, रेडियस का एक और फॉर्मूला आता है, वो क्या होता है, अंडर रूट 2m के ई अपॉन क्यू बी। अगर इसका एरिया निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई तो रहेगा 2m के ई अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या कह सकते हैं, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू के। सी इज द करेक्ट आंसर। मात्र 7 लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। क्लियर है सबको? सबको समझ में आया क्या? एवरीवन रिप्लाई ऑन चैट। सबको समझ में आ गया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। क्वेश्चन है, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन are moving in circular path with same kinetic energies. So word पे फोकस रखिए, with same kinetic energies. In the same magnetic field, find the ratio of the radius and time, radii and time period. We have got our first reply. एक किसी ने कहा है इसका आंसर सी होगा। खैर देखते हैं। सब लोग ध्यान से फॉर्मूला याद करें। सेम काइनेटिक एनर्जीज है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसमें तो सॉरी, इसका तो ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं है, फिर किसी को सी कैसे आ गया। डायरेक्ट रेशियो बताना है, डायरेक्ट रेशियो बताना, ऑप्शन नहीं है इसमें, ऑप्शन स्प्लिट है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, रेशियो बताइए सीधा सीधा। रेशियो बहुत सिंपल, बिल्कुल सुरभि आ रहा है, रेशियो 1:1:√2। सुरभि ने आंसर कहा है 1:1:√2। देखते हैं, आई थिंक सुरभि आप रेडियस का रेशियो बता रहे हो। रेडियस का रेशियो 1:1। देखिए रिप्लाइंग सेम। हमारे पास 2 लोगों का रिप्लाई आया है 1:1:√2। सुरभि टाइम पीरियड का रेशियो कह रही है आप 1:2:2। देखते हैं, ठीक है। अपने पास 3 पार्टिकल है, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन। सब लोग याद रखिएगा, कभी कंपैरिजन करना हो जाए ना, तो प्रोटॉन का अगर मास m ले रहे हैं तो अल्फा का मास 4m लीजिए, न्यूट्रॉन का मास 2m होगा, डबल होता है। क्लियर है सबको? ये बात एकदम याद होनी चाहिए। अब आते हैं चार्ज पे। इसका अगर चार्ज Q है तो इसका भी चार्ज, ये भी हाइड्रोजन का ही पार्ट है, Q होगा, और इसका चार्ज कितना होगा, 2Q होगा। क्लियर है? अब हमारे पास आता है कि R इक्वल्स टू क्या होता है, सेम काइनेटिक एनर्जी में कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, अंडर रूट 2m के ई अपॉन क्यू बी। क्लियर है? तो
अगर इससे इसके हिसाब से देखें तो R1:R2:R3 क्या होना चाहिए? के क्यू बी सब कांस्टेंट ही रहेगा, के और बी कांस्टेंट ही रहेगा, तो सिंपल कह सकते हैं अंडर रूट क्या सबको ये बात क्लियर है? सबको ये बात क्लियर है कि रेडियस के फॉर्मूले में 2k सबका सेम ही है, बी भी सबका सेम ही है, तो सिर्फ क्या रेशियो में बचेगा? अंडर रूट m1/q1, अंडर रूट m2/q2 और अंडर रूट m3/q3। मैं इसका रेशियो निकालने की कोशिश करता हूं, अंडर रूट m अपॉन q इज टू अंडर रूट 4m बाई 2q इज टू अंडर रूट 2m/q। गौर से देखिए, ये 4 बाहर आएगा तो पूरा कैंसिल, पूरा ये भी क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल ही हो जाएगा। एक्चुअल में ये और ये बिल्कुल सेम आ रहा है, 1:1:√2। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको पहला रेडियस का रेशियो क्लियर है? क्या टाइम पीरियड में तो दिमाग लगाना ही नहीं है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2πm/QB। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/QB। तो T1:T2:T3 इक्वल्स टू m1/Q1 is to m2/Q2 is to m3/Q3। m/q पहला हो जाएगा m/q, दूसरा क्या हो जाएगा 4m/2q, और तीसरा क्या हो जाएगा 2m/q, मतलब 1:2:2। क्लियर है क्या सबको? सबको ये बात क्लियर है क्या? ये टाइम पीरियड का मैंने बताया, ठीक है, और ये मैंने रेडियस का बताया। सबको क्लियर है क्या? इज इट फाइन टू एवरीवन? सबको क्लियर है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सब लोग किसी को दिक्कत हो आप पूछ लो मेरे से आप। बाकी एक और नया क्वेश्चन है कि 3 चार्ज पार्टिकल्स दिए गए विद सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सबके मासेस भी दिए गए आपको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, ठीक है, दिस कैन बी मोर देन वन करेक्ट। सो मैं पोल भी लॉन्च करूंगा तो मल्टीपल करेक्ट के लिए लॉन्च करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ें, माइट बी सिंगल करेक्ट, माइट बी मल्टीपल करेक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पे बेस्ड है। ऐसा खोलो। किसी का आवाज अनम्यूट है क्या? चलो सब लोग रिप्लाई भी करो, एक आंसर हमारे पास आ चुका है। हमेशा कहता हूं कि कभी भी चार्ज इस तरह केस है तो चार्ज पार्टिकल का ना क्यू और एम लिखने में फोकस करें आप। चार्ज पार्टिकल का क्यू और एम अगर आप लिखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बन ही जाएगा। रिफ्लेक्शन किसी का भी निकालना हो वो रेडियस को कैलकुलेट करें, रेडियस कैलकुलेट करें आप। हमारे पास अभी तक 7 रिप्लाई आ चुके हैं, बट बहुत स्प्लिट आंसर है, बहुत ही स्प्लिट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ सीखने को मिलेगा हमें। 9 लोगों ने रिप्लाई किया अभी तक।
लास्ट 30 सेकेंड्स हम लोग रिप्लाई कर दें, उसके बाद मैं आपको अपना आपके पोल के रिजल्ट शो करता हूँ। चलिए, वी हैव गॉट 20 रिप्लाईज। मैं अब मैं एंड कर रहा हूँ उसको, पोल को, और समझाते हैं कि क्या हुआ इसका। ठीक है, तो आपका जो रिप्लाई कहता है, मेजॉरिटी लोग जो आप लोग कह रहे हो वो ये कह रहे हो कि मैं रिजल्ट शेयर कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी 33% सेइंग कि ए होगा, 25% सेइंग कि बी होगा, 50% ऑफ यू सेइंग कि सी होगा एंड 17% ऑफ यू सेइंग कि डी होगा। ठीक है, देखते हैं कितना सही है ये। ठीक है, क्या, तो क्वेश्चन देखते हैं। मैं मान लेता हूं मेरे पास 3 पार्टिकल्स है, H प्लस, हीलियम प्लस और ऑक्सीजन प्लस 2। तो चार्ज Q, Q कितना है इसका, Q इसका मान लो एक Q ले लोगे तो इसका भी सेम चार्ज होगा, पॉजिटिव ही, और इसका कितना हो जाएगा 2Q। मास, मास तो दिया ही हुआ है, ये एक m मान लो, ये क्या हो जाएगा 4m हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16m हो जाएगा। क्लियर है, 16 16U है। क्लियर है सबको? तो अपने पास क्लियर है कि अपने पास Q सबका आ गया। हमने वो हमें क्या निकालना होता है, रेडियस निकालना होता है, रेडियस। लेकिन सबका क्या सेम है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी फॉर्मूला क्या लगेगा, √2m_ke अपॉन क्यू बी। अगर इस फॉर्मूले को अगर हम लोग लगाते हैं तो रेडियस देखते हैं इसका, के ई, अब हमको पता है के ई और बी तो सेम ही रहेगा। सबसे बड़ी बात है जिसका √m/q ज्यादा होगा वही होगा। खैर कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि हर पार्टिकल का अलग अलग देख लेते हैं। जैसे H प्लस का देख लेते हैं, अंडर रूट के ई, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसका रेडियस क्या होगा, √2m_ke अपॉन क्यू बी। इसका देखते हैं, इसका रेडियस कितना होगा, √2 एम की जगह कितना हो जाएगा 4m_ke अपॉन क्यू बी। ऑब्वियसली ये वाला रेडियस बड़ा है, He प्लस का रेडियस क्या है, इससे तो बड़ा है। दूसरा देखते हैं, तीसरा का देखते हैं, √r=√2m, m कितना है 16m इंटू के अपॉन 2QB। इससे ज्यादा क्या, किसका रेडियस है, O+2 का। सबसे बड़ी बात है कि O+2 जो है उसका रेडियस सबसे ज्यादा है, इसका कम है और इसका सबसे कम है रेडियस। H प्लस का रेडियस सबसे कम है, तो हम कह सकते हैं R1 इज ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। याद रखिएगा मैंने बताया था, जिसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा उतना ही कम उसका डिफ्लेक्शन होगा। हमने बताया था अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम जा रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है क्योंकि इसका रेडियस क्या है, कम है। तो आप मुझे बताओ क्या इसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं, पहला तो ये गलत है हमारा, पहला तो हमारा ये गलत है, H प्लस विल बी डिफ्लेक्टेड द मोस्ट। क्या ये कह सकते हैं क्या, क्योंकि इसका रेडियस सबसे कम है तो इसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा। क्या सबको क्लियर है क्या? O+2 विल बी डिफ्लेक्टेड द लीस्ट कह सकते हैं क्या? O+2 ऑल विल बी डिफ्लेक्टेड द मोस्ट, तो ऑब्वियसली गलत है। सबको क्लियर है क्या? हमने बताया था जिसका रेडियस, ये ए एंड बी नहीं होगा, ए एंड बी नहीं, ए होगा, सिर्फ ए होगा। क्लियर है सबको क्या? भी आप सी कह रहे थे, मैं कह रहा हूं He+2 नहीं है, He प्लस है, हीलियम प्लस आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जिसका रेडियस सबसे कम होगा उसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है।
ये कॉन्सेप्ट घुमा सकता है आपको। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हाँ नहीं, लिस्ट होता तब ना। तो मैं कह रहा हूं इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, वो कौन सा है? ए। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ चुका है ये। किसी को डाउट है तो आप पूछ लो। सुरुचि सिंह की सी नहीं होगा। सुरुचि, हीलियम प्लस और O2 प्लस इक्वली कैसे हो रहा है? गौर से देखिए ना, ये, अब गौर से देखिए, ये 4m है और ये 16m है। इसका तो ज्यादा है ना। अगर आप बाहर भी लोगे, अगर आप इसका, एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड, एक सेकंड मुझे देखने दो। 16 में से 4 को बाहर ले लेते हैं। नहीं, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सी भी होगा। क्योंकि अगर इसका 16 में से 4 बाहर ले लेंगे तो R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R3, बिकॉज ये 2 कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो R1 जो होगा ऐसा होगा, R2 इक्वल्स टू R3 हो जाएगा। तो ये A तो सही है ही, साथ साथ C भी सही है। बिल्कुल सही है, A एंड C दोनों होगा। क्लियर है सबको क्या? ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस पे करते हैं। मुझे लगता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग बड़े आराम से इसको बना सकते हो। बहुत आराम से सबसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में ए और सी दोनों है, बिल्कुल रुचिका सही था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मुझे लगता है बड़े आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। स्पीड 2 इंटू 10⁶ है। केस 3 पे क्वेश्चन है हमारा। मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूं फॉर योर कन्वीनियंस। ये सिंगल करेक्ट ही है। सब कुछ दिया हुआ है। हमारे पास एक रिप्लाई आ चुका है, इसलिए मुझे फर्स्ट वन इज रॉन्ग, नॉट करेक्ट रिप्लाई। ठीक है, सबसे पहला तो ये डिसाइड करें कि पाथ कैसा होगा, उसी से ऑप्शंस वेरीफाई हो जाएंगे। पाथ कैसा होगा ये बता दो पहले। सर्कल या हेलिक्स? पाथ कैसा होगा, सर्कल या हेलिक्स? सब लोग कह रहे हैं हेलिक्स होगा, तो पहला 2 ऑप्शन तो मेरे फ्रेम में ही नहीं है। ठीक, तो जितने जितने लोगों ने ए बी लगाया वो तो सरासर गलत है। जो होगा वो सी और डी के बीच में होगा। दूसरा है, अपने पास टाइम पीरियड और हेलिक्स का रेडियस निकालना है, सबको पता है। रेडियस का फॉर्मूला थोड़ा याद कर लो। रेडियस का फॉर्मूला अगर याद हो तो या क्या होता था, एम वी साइन थीटा, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी होता था क्या? रेडियस इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। सब कुछ तो पता है अपने पास। और टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई m अपॉन क्यू बी। मेरे को तो टाइम पीरियड ज्यादा निकालना आसान दिख रहा है अभी। मैं तो सीधा सीधा टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करना चाहता हूँ।
इंटू मास अपने पास कितना है, मास है अपने पास 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg अपॉन क्यू, क्यू है अपने पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 क्यू। बी, बी अपने पास कितना है 0.104। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लीजिए ना, सॉल्व करना है बस। 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -8, 10 टू द पावर -8 सिंपल क्या हो रहा है 2 पाई इंटू 1.67 divided by 1.6 into 0.104 into 10 to the power -8। पूरा अगर इसको सॉल्व कर लोगे, इसको पूरा इसको सॉल्व कर लोगे तो ये ऑलमोस्ट ना ये मल्टीप्लाई होकर 1.67 के आसपास ही जाएगा और ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो 10 टाइम्स, तो 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 सेकेंड, यानी कौन सा ऑप्शन हो रहा है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन अगर टाइम पीरियड आ रहा है तो वही क्या होगा इसका सही आंसर होगा। रेडियस निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या, निकालना है निकाल लो, आपकी मर्जी है। सबको क्लियर है क्या? बिल्कुल सही, सबको क्लियर है क्या? बिल्कुल सही सुरभि, श्रेया, प्रत्युष, एवरीवन, सबका आंसर सही है। मुझे लग रहा था कि सब लोग क्वेश्चन समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वैल्यू तो पता है। हेलिकल पाथ है, रेडियस अपने को निकालना है। क्लियर है सबको? आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंटरिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मान लो एक चार्ज पार्टिकल को हम परपेंडिकुलरली थ्रो करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर बाहर से अंदर थ्रो करते हैं तो चार्ज पार्टिकल जो होता है वो कभी भी पूरा सर्कुलर मोशन नहीं करता। अगर हम चार्ज पार्टिकल को यहां पे ले जाके थ्रो करें, एक सेकंड, अगर मैं चार्ज पार्टिकल को यहां पे ले जाके थ्रो करता हूं तो चार्ज पार्टिकल एक अपना सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल को मैं बाहर से थ्रो कर रहा हूं अगर, तो चार्ज पार्टिकल जो होता है वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं फॉलो करता है। क्लियर है? इसी को पढ़ते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंटरिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं, हमें इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक याद रखना है कि मान लीजिए बाहर से हम एक चार्ज पार्टिकल को अल्फा एंगल, अल्फा किससे, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से हम एंगल बना रहे हैं, अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं तो एक पार्शियल सर्कुलर आर्क बनेगा, घूमेगा घूमेगा और फाइनली क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? वो एक सर्कुलर, एक पार्शियल सर्कुलर पाथ फॉलो करके वो बाहर निकल जाएगा सेम उसी सिमेट्रिकल एंगल पे। तो वो जो वो एक सर्कुलर आर्क बन रहा हो उसका सेंटर पे ये एंगल कितना बना रहा होगा, ये अल्फा है ये अल्फा है, तो सेंटर पे कितना बनेगा ट्वाइस ऑफ अल्फा। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ इसको, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए कि हमने कोई चार्ज पार्टिकल को ऐसे, हमने कोई चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो कर दिया, ठीक है, हमने कोई चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया और ये ना फील्ड के साथ कुछ 60 डिग्री बना रहा था, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल ऑब्वियसली पूरा सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं कर पाएगा बिकॉज उसका रास्ता ही नहीं उतना, और चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। अब ये भी क्या एंगल बना रहा होगा 60, तो जरूर किसी ना किसी सर्कुलर मोशन का पार्ट है ये, किसी ना किसी सर्कुलर मोशन का ये पार्ट है। हम कह सकते हैं कि सर्कल के सेंटर से अगर ड्रॉ करेंगे तो जो एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा 2 इंटू 60 डिग्री, यानी कितना बन रहा होगा 120 डिग्री। क्लियर है? यही लॉजिक हमें याद रखना है। इस लॉजिक से एटलीस्ट हमको क्या पता चलता है, आपके मन में अभी भी क्वेश्चन होगा कि इस तरह का मोशन से क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि कितने टाइम तक ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल कितने देर तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा। तो मेरे पास बहुत क्लियर है कि पूरा सर्कल कंप्लीट करता आ गया तो क्या होता है, टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। लेकिन क्योंकि पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक पार्ट ही कवर कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन में अगर देखें हम तो
इस केस में कितना हम एंगल कवर कर रहे हैं, 2 अल्फा। 360 का सिर्फ 2 अल्फा एंगल हम कवर कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि टाइम पीरियड का एक छोटा फ्रैक्शन ही बस ऐसा रहेगा जिसमें वो मैग्नेटिक फील्ड में पास करेगा। क्लियर है? तो ये होता है टाइम in which exist in magnetic field, exist in magnetic field। इस टाइम को कहते, इस टाइम का फॉर्मूला होता है 2 पाई m अपॉन क्यूबी डिवाइडेड अपॉन 2 अल्फा बाई 360। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बेटर होगा आपको समझने के लिए। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आप खुद बताओ मुझे जल्दी जल्दी, पहले मुझे बताओ कि चार्ज पार्टिकल को ना बाहर से प्रोजेक्ट किया है, चार्ज पार्टिकल को बाहर से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, बाहर से प्रोजेक्ट किया है। मुझे आप बताओ ये कितना एंगल बना रहा है, सब बाकी बातें बाद में। मुझे बताओ ये कितना एंगल बना रहा है, पहले मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से कितना एंगल बना रहा है। ये सबने कहा 90 डिग्री एंगल बना रहा है। क्लियर है? 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका साफ मतलब है कि अगर ये पूरा सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन में ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, टोटल 180 डिग्री। क्लियर है? दिख भी रहा है सबको? एक सिंपल सा लॉजिक मैं जो याद रखने के लिए कहता हूं, जिस एंगल से एंटर करेगा उसी एंगल से बाहर भी निकलेगा। क्लियर है? जिस तरीके से एंटर करता है जिस एंगल से, उसी एंगल से ये बाहर भी निकलता है। तो अब आपको भी पता है कि ये 180 डिग्री सेंटर पे बनाने का मतलब क्या है। ये वाला पार्ट है मोशन का, इतना पार्ट क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रह रहा है। तो सिंपल से कोई आपसे पूछेगा कि इतने टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड में रहा, तो आप क्या बोलोगे, 2 पाई m अपॉन क्यूबी टोटल टाइम होता है, और 180 अपॉन कितना, 360। सॉल्व हो जाएगा क्या, 180 अपॉन 360। इतने टाइम तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव किया, और किस एंगल से बाहर निकला वो भी आप निकाल सकते हो। सबको क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है, और मैं सिंपल चाहूंगा कि समझ में आ गया तो मुझे बताओ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कब के लिए है, जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मोशन नहीं कर रहा, बाहर से थ्रो कर रहे हैं उसके अंदर, तब के लिए। ठीक है, देखते हैं। एक क्वेश्चन है, सब लोग बड़ा इत्मीनान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जो जो क्वेश्चन के पार्ट पूछ रहा है, पहला पार्ट तो सिंपल है, कितना टाइम स्पेंड करेगा, पहला पार्ट। जल्दी पहला पार्ट देखते हैं। मुझे लगता है कि फर्स्ट पार्ट बड़े आराम से सॉल्व करना चाहिए आपको। कितना टाइम अंदर में स्पेंड करेगा, क्वेश्चन है हाउ मच टाइम विल इट स्पेंड इन द फील्ड। किसी भी चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हो तो उसका जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई m अपॉन क्यूबी। आप बोल रहे हो एम थीटा अपॉन क्यूबी, प्रत्युष नहीं, ऐसा ही फिगर होगा क्या, सब लोग देख लो, सब लोग देख लो, यही फिगर होगा ना, बिल्कुल सही। थीटा एंगल से चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा और उसी एंगल से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन दिखा दे एक बार आकांक्षा।
2 थीटा या 4 हो जाएगा सुरभि? साइन क्या है? 2πm अपॉन क्यू बी। क्लियर है? सबको पता है कि ये टोटल सर्कल तो पूरा हो नहीं रहा है, सर्कल का एक पार्ट ही मोशन हो रहा है, और वो कितना हो रहा है? 2 थीटा अपॉन 360। अच्छा, आप समझ गया, मैं 2 थीटा अपॉन 2 पाई कर रहे हो आप, बिल्कुल सही है। 2 थीटा अपॉन 2 पाई, सही बात है। आपने 2 पाई कैंसिल कर दिया है, क्या हो जा रहा है? 2m थीटा अपॉन क्यू बी। क्लियर है सबको? टाइम पीरियड क्लियर है? सही है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकलेगा? एम बी स्क्वायर थीटा अपॉन क्यू बी का आया आपने दीदी, थोड़ा उतना अग्री नहीं करता हूं इससे। मुझे बताओ, डिस्टेंस डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस का मतलब होगा जितने देर ये रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसके पाथ का लेंथ। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, 8 9 10 का क्वेश्चन है, इसका लेंथ नहीं निकाल सकते हो। लॉजिक ही बता दो, कम से कम लॉजिक ही बता दो। ठीक है दीदी, बिल्कुल कह सकते हैं हम, बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा। या 2 पाई आर पूरा सर्कल का होता है, 2 पाई आर पूरे सर्कल का होता है, उसको सीधा सीधा ऐसा नहीं लिख सकते हैं। 2 थीटा अपॉन 2 पाई, क्या लिख सकते हैं क्या? 2 थीटा इंटू आर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सब लोग क्या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 2 थीटा इंटू आर कह सकते हैं क्या? 2 आर थीटा, बिल्कुल सही है। हमें जरूरत ही नहीं पड़ी किसी और चीज की। मैंने बोला कि सॉरी 2 थीटा आर, अब आर की जगह आप लिख सकते हो 2 थीटा इंटू आर, तो कुछ दिया नहीं हुआ है, क्या हो जाएगा? एम बी अपॉन क्यू बी। 2 थीटा इंटू एम बी अपॉन क्यू बी। क्लियर है? आर अपने को पता नहीं है ना, आर तो अपने को निकालना पड़ेगा। क्या सबको क्लियर है क्या? ये हम लोग इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया, लास्ट क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर से कर सकते हैं। ठीक है, मुझे अगला क्वेश्चन भी कोई बताए कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको इम्पल्स बताने के लिए, किसी कोई इम्पल्स बताना चाहेगा क्या होता है? इम्पल्स कल बताया है क्लास में, एडवांस क्लास में। इम्पल्स, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम अपने को निकालना है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हो, अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हो, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो आप दोनों वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लो ना। इस वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? फॉर एग्जाम्पल ये थीटा है, ये अगर आपका थीटा है, ये आपका थीटा है v, तो ये क्या लिख सकते हो आप लोग? v साइन थीटा आई कैप, v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप। मैं फिर से बना दे रहा हूं आपको, इनिशियल वेलोसिटी का पहले बना रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी कुछ ऐसा शो कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ऐसा शो कर रहा है, थीटा इधर है। सिंपल क्या होगा? इधर v cos थीटा होगा और इधर कितना होगा? v sin थीटा। क्लियर है? तो इसको अगर आप वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? v sin थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा जे कैप। इनिशियल वेलोसिटी आ गया। मोमेंटम का
इम्पल्स का मतलब क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, यानी मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, सीधा सीधा। तो अपने को वेलोसिटी निकालना है, वी इनिशियल आ चुका है, अब वी फाइनल देखते हैं, सब लोग देखते हैं, फिगर को देखते हैं, क्या ऐसा है क्या कुछ वेलोसिटी वी मेकिंग एन एंगल थीटा, इसमें भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, वी साइन थीटा। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप। क्लियर है, सॉल्व हो जाएगा क्या सब लोग, सब लोग बताओ ये सॉल्व हो जाएगा क्या। अब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करना है, क्लियर है सबको, हमें दोनों वेलोसिटी को कंपोनेंट से ब्रेक करना है और उसको सिंपल फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है। ठीक है, चलो आज के अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने काफी टाइम दिया चार्ज पार्टिकल की, तो अभी तक हमने जितना भी बात किया उसमें एक बात खास थी कि हमने बात किया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन मैग्नेटिक फील्ड, कभी भी हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस नहीं किया। ठीक है, तो गौर से अगर देखें आप तो सबसे अपने हम बात कर रहे हैं कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ठीक है, कि मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल गया और मैग्नेटिक फील्ड भी मिल गया तो क्या होगा। तो एक सिंपल सी बात है कि चार्ज पार्टिकल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो क्या होगा, तो चार्ज पार्टिकल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, समथिंग लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे आप, तो सिंपल उस पर एक फोर्स लगता है और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई, Q इंटू ई, सिंपल Q इंटू ई लगता है। ठीक है, और हमेशा जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स होता है वो हमेशा वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर एक ही मूविंग चार्ज पार्टिकल, एक ही मूविंग चार्ज पार्टिकल को अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए हमने बना दिया इधर ही मैग्नेटिक फील्ड बना दिया और एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, तो इस चार्ज पार्टिकल पे कुल मिला के दो तरह के फोर्सेस लगेंगे, वन विल बी क्यू ई जिसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स, और दूसरा लगेगा क्यू इंटू बी क्रॉस बी, इसको कहेंगे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स, यानी लॉरेंज, इसको टोटल कंबाइंड वे में कहते हैं हम लोग लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस तरह के मोशन को स्टडी किया था। तो एक चार्ज पार्टिकल को अगर कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करेंगे तो उसपे दो तरह के फोर्स लगते हैं, वन इन क्यूई एंड अदर इन क्यूबी क्रॉस, अदर फॉर्म क्यूबी क्रॉस बी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, और इस कंबाइंड फोर्स को कहेंगे हम लोग लॉरेंज फोर्स। क्या सबको ये बात क्लियर है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स इज नथिंग बट वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज पार्टिकल। क्लियर है सबको, क्लियर है, तो सिंपल सी बात करते हैं, हम लोग कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक हद तक बिल्कुल श्योर है कि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए ये वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं करता है और इसका वर्क डन हमेशा जीरो होता है। ठीक है, इसके वजह से स्पीड, कभी भी स्पीड जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्पीड हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर आप बात इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो हमेशा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्लियर है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं इस केस में स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, स्पीड हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, यानी जो भी कहिए ये चार्ज पार्टिकल को के स्पीड को चेंज करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के स्पीड को चेंज करता है बट मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के स्पीड को चेंज नहीं करता। यही लॉजिक हमें याद रखना है और इस पे बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कुछ करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन पहला एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, पहला एक न्यूमेरिकल्स करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में रखा गया है, फाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है बहुत ज्यादा इसमें, F इक्वल्स क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी।
लॉरेंज फोर्स का मतलब कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। मैं तो सिंपल कहता हूं दोनों फोर्स निकालो और ऐड कर दो। मैं पोल भी लॉन्च कर दे रहा हूं। वेलोसिटी I प्लस 2J कैप, ठीक है। सब लोग इलेक्ट्रिक फोर्स पहले निकाले, इलेक्ट्रिक फोर्स पहले निकालो सब लोग। चलिए, मेरे पास 2 रिप्लाई आ चुके हैं। जितने लोग जल्दी जल्दी मैग्नेटिक फोर्स निकाल पाओगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई जे के बी क्रॉस बी 1 2 0 5 3 4। तो ये सॉल्व जल्दी कर लो सब लोग। आई के साथ हो जाएगा 8, जे के साथ हो जाएगा 4 और के के साथ हो जाएगा। तो भैया सेट आंसर ये होगा सर। सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करें खुद से। के साथ हो जाएगा 3 - 10 - 7, यानी मैग्नेटिक फोर्स आ चुका है हमारे पास 8I कैप -4J कैप -7K कैप। 8I कैप -4J कैप -7K कैप, ये मैग्नेटिक फोर्स आ चुका है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। टोटल लॉरेंज फोर्स निकाल लो ना। टोटल लॉरेंज फोर्स कितना होगा? 8 और 2 10I कैप -7J कैप -7J कैप -7K कैप। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए। क्लियर है क्या सबको? रुचिका ए होगा, प्रत्युष ए होगा। सबको क्लियर है क्या? अभी सबको समझ में आ चुका है ये? ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है वेलोसिटी सेलेक्टर का, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है, लेकिन आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कभी कभी, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। देखो, एक तो सिंपल बात होगी कि चार्ज पार्टिकल पे 2 तरह के फोर्स रखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन अगर मान लीजिए कि कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स है, तो क्या ऐसा कोई सीन है कि हम चार्ज पार्टिकल को थ्रो करें और चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड पास कर जाए? अनडेविएटेड तो चार्ज पार्टिकल तभी पास करें, खुद सोचो कि इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। अनडेविएटेड विद सेम स्पीड अगर चार्ज पार्टिकल को पास करना है तो एक ही केस पॉसिबल है। वो केस क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए? 0। क्लियर है क्या? अगर इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू किसी चार्ज पार्टिकल पे 0 होगा, तभी चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा? अनडेविएटेड पास कर सकता है। क्लियर है? चार्ज पार्टिकल को अगर अनडेविएटेड पास करना है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स 0 होना चाहिए। तो हमने एक सेटअप बनाया। हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस के हम चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया, वाई एक्सिस के लोग हमने क्या बना लिया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, और जेड एक्सिस के लोग मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, बी वेक्टर एंड बी वेक्टर,
तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, एक्स वाई जेड के अलॉन्ग। पहला काम हमने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थ्रो किया। तो ऑब्वियसली इस चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्स लगने वाले थे, एक था इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा था मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स तो सिंपल क्या होता है, Q इंटू ई होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर मैं बताऊं सिंपल, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा ऊपर, और कितना लगा, Q इंटू ई। क्लियर है? लेकिन अब खुद अपने डायरेक्शन को देखो, x के अलॉन्ग वेलोसिटी है और z के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? अब खुद सोचो कि आपका जो वेलोसिटी है यहाँ पे, इस केस में जो आपकी वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी क्या है आपका, वेलोसिटी v आपका v आई कैप है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास वो क्या है, आपके पास v k कैप है। तो अगर कोई मेरे को बोलेगा कि मैग्नेटिक फोर्स निकालो इस केस में, तो क्या बोलूंगा मैं, Q इंटू वी क्रॉस बी। अब I क्रॉस K करोगे तो हमेशा क्या होगा, माइनस जे, यानी क्यू वी बी माइनस जे क्या। खुद सोचो ना, खुद हैंड को कर्ल करो, हैंड को कर्ल करो, बी को बी पे फोल्ड करोगे तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, और नीचे की तरफ लगेगा तो कितना लगेगा आपका क्यू वी बी। क्लियर है? तो हमने देखा कि एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, क्यू ई, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, क्यू वी बी। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपका क्यू ई क्यू वी से ज्यादा होगा, क्लियर है, यानी मैं कह दूं बीई अगर वीबी से ज्यादा होगा तो चार्ज पार्टिकल किधर डिविएट कर जाएगा, इधर, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, चार्ज पार्टिकल का डिविएशन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। अगर मान लीजिए क्यूई का वैल्यू क्यूबी से कम है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है आपका वो मैग्नेटिक फोर्स से कम है, उस केस में चार्ज पार्टिकल किधर डिविएट कर जाएगा, इस तरीके से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट केस, अगर QE की वैल्यू अगर QVB के इक्वल हो जाए, उस केस में आपका कह सकते हो कि चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो है, चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो है, और चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड पास कर जाएगा, चार्ज पार्टिकल के पास कोई भी डेविएशन नहीं होगा। यानी सारा का सारा खेल वेलोसिटी का है, सारा का सारा खेल वेलोसिटी का है। इसीलिए कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेलोसिटी को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट कैसे करते हैं हम लोग अपनी वेलोसिटी को ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि हमारे पास v इक्वल्स टू कितना हो जाए, e बाई बी। अगर इस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो चार्ज पार्टिकल बिना किसी डेविएशन का पास कर जाएगा, और इस सेलेक्टेड वेलोसिटी को कहते हैं हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर। क्लियर है? तो हमारे पास एक डिवाइस होता है, जिस डिवाइस से हम लोग ऐसे वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कि चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड पास कर जाए। सबको क्लियर है क्या? इस वेलोसिटी को कहते हैं v इक्वल्स टू e अपॉन b। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको हमेशा याद रखिएगा, वेलोसिटी सेलेक्टर। रुचिका मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है? मैंने बोला सिंपल, फिर से मैं समझा दे रहा हूं, एक बार ध्यान दो सबको, सिंपल ध्यान दो। मैंने बोला कि चार्ज पार्टिकल पे को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर रहे हैं, अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में हम थ्रो कर रहे हैं, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक लग रहा है QE, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, QE, ठीक है, और इसके हिसाब से देखा हमने, फिगर के हिसाब से देखा तो नीचे क्या लग रहा है, QVB। तो चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक QE और दूसरा QVB। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर एक चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है और अगर QE उसका बड़ा होगा तो चार्ज पार्टिकल कैसे डिविएट कर जाएगा, इधर। अगर QB भी बड़ा होगा तो चार्ज पार्टिकल किधर डिविएट हो जाएगा, इधर। लेकिन अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो चार्ज पार्टिकल कैसा चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन। यानी जब QE इक्वल्स टू QVB, उस केस में चार्ज पार्टिकल जो होगा वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट अनडेविएटेड पाथ। क्लियर है? और इस वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी पे ये होता है, इसी को कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। क्लियर है? हम अपने डिवाइस से इसी वेलोसिटी से थ्रो करते हैं ताकि चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड पास कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में भी चार्ज पार्टिकल जो है वो बिना किसी फोर्स का पास हो सकता है, बिना किसी डेविएशन का पास हो सकता है। क्लियर है सबको क्या?
इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है मेरे अभी जो समझाया? सबको क्या वेलोसिटी सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? एवरीवन, सबको वेलोसिटी सेलेक्टर समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट्स में रहेगा ये। वेलोसिटी सेलेक्टर का मतलब यू हैव टू सेलेक्ट अ वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी जिस पे चार्ज पार्टिकल क्या हो जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अनडेविएटेड पास कर जाए। क्लियर है? आगे बढ़ो। हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन सारे मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, बहुत सोच समझ के, क्योंकि जितना भी टॉपिक क्वेश्चन है अगले हमारे चारों क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन, ये सब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है। ये होगा तो ही ये पूरा कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और हर क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने दिया है, आप क्वेश्चन को पढ़ें। Charged particle at rest experiences no electromagnetic force. Then क्वेश्चन को पूरे स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ना। वैसे बहुत लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया है। नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक कंबाइंड है। हमारे पास 12 रिप्लाई आ चुके हैं, लास्ट 15 सेकेंड्स, सब लोग रिप्लाई करो जल्दी से। चलिए 50% लोगों ने रिप्लाई कर दिया है। सो रिप्लाई आंसर बहुत स्प्लिट है। ठीक है, 7 लोगों ने ए कहा है, 8 लोगों ने बी भी कहा है, 5 लोगों ने सी भी कहा है और 4 लोगों ने डी भी कहा है। ठीक है, पर मेजॉरिटी लोग ए बी के साथ तो है कम से कम। ठीक है, मैं देखता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोला है चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे, ठीक है, और एक्सपीरियंसेस नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या है? नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या है कि Fe प्लस Fm इक्वल्स टू 0। बहुत क्लियर कट बात है। नो इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स क्या है? 0 है। क्लियर है? मैं एक बात तो बड़ी तय है कि Fm जो है वो तो Fm तो पक्के तौर पे 0 रहना है, क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो Fm तो हमेशा 0 ही रहेगा। चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा ही 0 होगा। यानी निकल के आता है इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी 0 का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी क्या? 0। अगर वो 0 नहीं होगा तो चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रहने देगा क्या? नहीं, चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रहने नहीं देगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो मस्ट बी 0, यानी ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये अपने आप ही गलत हो गया। बोलिए, क्लियर है क्या? मुझे ये बताओ कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो या ना हो, कोई फर्क पड़ता है क्या? इस केस में मैग्नेटिक फील्ड हो या ना हो, जब वेलोसिटी 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स अपने आप ही 0 होने वाला है। तो हमें क्या फर्क पड़ता है कि मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी 0 कहने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मे और मे नॉट बी 0? बोलो, क्लियर है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है सबको? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर। डी बहुत ही कम लोगों ने कहा है। काफी लोगों का मानना था कि मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी जीरो, बट मैं कह रहा हूं कि अगर जीरो नहीं होगा तो क्या दिक्कत है? चार्ज पार्टिकल को तो वैसे भी कोई फोर्स वो नहीं लगा सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि मैग्नेटिक फोर्स आप मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो जाए, जीरो। रिप्लाई ऑन चैट अगर समझ में आ गया, चैट पे रिप्लाई करो समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अगर इस बॉडी पे वेलोसिटी जब जीरो है तो हम कुछ भी कर लें, हमें वैसे भी कभी भी मैग्नेटिक फील्ड होना नहीं, मैग्नेटिक फोर्स होना नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है। इसको करते हैं। If a charged particle projected in a gravity-free room deflects, charged particle gravity नहीं है मतलब, चलिए मैं इसके लिए पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ। that will also go as multiple correct. If a charged particle projected in a gravity-free room deflects, हमारे पास बहुत ही स्प्लिट आंसर है, अभी तक 2-3 लोगों ने रिप्लाई किया है, जल्दी। और हर रीजन को सोच करके, मिली सिंह सी एंड डी, श्रेया सिंह सी एंड डी, मिली सिंह सी एंड डी, देखते हैं। बट सी एंड डी कह तो रहे हो पर रिप्लाई में सी एंड डी है नहीं बहुत ज्यादा। जल्दी हमारे पास काफी रिप्लाई आ चुके हैं। लास्ट 15 सेकेंड्स। पोल एंड कर रहा हूं। आई एम एंडिंग द पोल। पोल का रिजल्ट कुछ ऐसा कह रहा है, जो मेजॉरिटी लोगों ने एक जो आंसर कहा है वो सी और डी की तरफ आप लोग कह रहे हो। मैं एक एक करके एक ऑप्शन पे आता हूँ, देखते हैं, ठीक है। मैं एक एक करके एक एक ऑप्शन आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ उसके बारे में क्या हो सकता है। गौर से देखो, चार्ज पार्टिकल को ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है तो चार्ज पार्टिकल को कोई फील्ड नहीं होगा, तो चार्ज पार्टिकल सीधे सीधे पास कर जाएगा। क्लियर है? सीधे सीधे पास कर जाएगा। अब बात क्वेश्चन है कि देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्के तौर पे होना चाहिए। क्या जरूरत है? सिर्फ अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो क्या जरूरत है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं जरूरत है। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का भी चार्ज पार्टिकल क्या हो सकता है? डेविएट कर सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है अपने पाथ से। डिफ्लेक्ट करना है, देयर मस्ट बी अ मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड खुद कभी इसको डेविएट नहीं कर सकता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड डेविएट कर सकता है। देयर मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, देयर मस्ट बी अ मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं कह सकते, क्योंकि मान लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता तो चार्ज पार्टिकल को नीचे की तरफ डेविएट कर देता वो भी। यानी जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो, या जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड ही हो, तो हम दोनों के बिना भी काम चला सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दिया कि मैंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का, और एक एग्जांपल में दे देता हूँ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का। चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा? इधर की तरफ डेविएट कर जाएगा, वो तो नहीं होगा। सी,
बोथ फील्ड कैन नॉट बी नॉन जीरो, दोनों कैन नॉट बी जीरो, ये बात बिल्कुल सही है। अगर दोनों फील्ड जीरो होगा तो काम नहीं चलेगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट कि बोथ फील्ड जीरो नहीं हो सकता। दूसरा, बोथ फील्ड्स कैन बी नॉन जीरो, ये भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। यानी आपके हम कहना चाह रहे हैं कि दोनों फील्ड नॉन जीरो नहीं है, इसका मतलब कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी। ऑब्वियसली हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, लेकिन ए और बी बिल्कुल नहीं हो सकता, मस्ट का केस नहीं हो सकता, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना भी डिविएट हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड के बिना भी डिविएट हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ यू जो आपने आंसर दिया था बिल्कुल सही था। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं सब लोग। बिल्कुल सही, सी एंड डी। चार्ज पार्टिकल गोज अनएक्सेलरेटेड इन रीजन containing electric and magnetic fields। ध्यान से पढ़ना है इसको। देखो दोनों है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, जीरो कुछ भी नहीं है। मैं अगेन पोल लॉन्च कर रहा हूं मल्टीपल करंट का। तो चार्ज अभी बताया है, इस टॉपिक को पूरा टॉपिक के फॉर्म में बताया। चार्ज पार्टिकल गोज अनएक्सेलरेटेड इन अ रीजन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, अनएक्सेलरेटेड पास करने करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी अभी हिंट दे रहा हूं, वेलोसिटी सेलेक्टर अभी भी बताया है, अभी अभी वेलोसिटी सेलेक्टर कॉन्सेप्ट बताया है। अभी अभी हमने वेलोसिटी सेलेक्टर की बात की है। अदनान सिंह ए एंड बी, ई परपेंडिकुलर टू बी और वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ई। लेखिका सिंह ए, लेखिका सिंह ए बी। थोड़ा और जल्दी रिप्लाई करें। रुचिका ए एंड बी। थोड़ा ना वेलोसिटी सेलेक्टर की तरफ एक बार को दिखा देता हूँ, आपको व्यू करा दूंगा वेलोसिटी। चलिए, संजना सिंह बी एन सी। चलो मैं पोल को अब एंड करता हूँ। 50% पीपल हैव ऑलरेडी वोटेड। आप लोग जो मेजॉरिटी कह रहे हो वो तो ए कह रहे हो, ए और बी कह रहे हो, और वो कुछ दो दो लोगों ने कहा है सी और डी भी होगा। ठीक है, देखते हैं देखते हैं। ठीक है, खुद सोचो, आप मुझे बताओ, क्या हमने ये नहीं पढ़ा था कि वेलोसिटी सेलेक्टर केस में दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, उस केस में हम क्या लेते थे, ई परपेंडिकुलर टू बी परपेंडिकुलर टू बी। ये हमने कहा था क्या, E must be perpendicular to B, B must be perpendicular to E और B must be perpendicular to B। सही है क्या? A, B, C तो बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है, रजिया सेम कैसे A और C अलग अलग है ना, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू B है ना, तो A, B, C तो बिल्कुल सही होगा। अब हमने एक और चीज पढ़ा था, V इक्वल्स टू क्या होता था, E बाई B, तो E इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू B, D भी सही है। तो क्या A, B, C, D चारों नहीं होगा क्या? इस क्वेश्चन में क्या हम कह सकते हैं क्या कि ए बी सी एंड डी चारों होगा ऑप्शन इसका?
सबको क्लियर है? आई थिंक सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो हम लोग आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक टॉपिक बच गया है, साइक्लोट्रॉन, ठीक है। अगले दिन साइक्लोट्रॉन की बात करेंगे हम लोग। साइक्लोट्रॉन के बाद हमारे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर बचा हुआ है। 2 टॉपिक के बाद हमारा ये मोशन पार्ट खत्म हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, हैव अ नाइस डे। सेकंड क्लास अटेंड करें आप लोग, ठीक है।